आरती के परिजन बाहर हो जाएंगे निश्चित तौर ये पर आप कह रहे हैं? दावे के साथ कह रहा हूँ, बचा लेंगे आप? कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहा हूँ। वो कहती है कि हमको असीम मोहब्बत थी छोटू से, शादी बाद में मोनू के साथ कर ली। जान तो गई है, दोषी कौन? आप वकील साहब हैं। आरती दोषी हो के मजबूर तेरी दुनिया से दूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला। प्यार की छोटू से, शादी की मोनू से, और फोन पे किसी और से बात कर रही थी। मरने के बाद भी हिंदू धर्म में 1 साल तक उसके यहाँ शहनाई नहीं बजती है, लेकिन ऐसी कौन सी हालत हो गई कि 6 महीना में उसकी शादी हो गई दूसरे लड़के जिसको वो चाहती थी। छोटू से प्यार थी, बातचीत होती थी। इसी टाइम में वो उसका बड़ा भाई मोनू से भी फोन पे बात होती थी। केवल लाश उसके घर से मिला, इसलिए ये मान लेना कि उसके पिता नहीं मार दिया, यही गलती सभी कर बैठते हैं जो आप भी कर रहे हैं। सबको अपने जीने का अधिकार है, लेकिन आपको जीने का अधिकार है तो सबको अपने इज्जत और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। रात में यदि किसी के घर में घुसेंगे तो आपको जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है, इस बात की इजाज़त कानून ही देता है। अब मेरे पास केस अब आया है, नोट कर लीजिए, 6 महीना के अंदर सभी लोग सलाखों के बाहर होंगे। उमेश यादव जो छोटू का पिता है, ये लोग 5 बीघा जमीन उसके पास था, वो रोड साइड में वो मांग कर रहा था कि दे दो तो हम केस कंप्रोमाइज कर लेंगे। कौन मांग रहा था? आरती के ससुर जी और उनके ये लोग का डिमांड था 5 बीघा। ये कोई फैक्ट है, ये कोई बनावटी बात नहीं, उस चीज़ को वो भी स्वीकार करेंगे, रिकॉर्डिंग भी ये लोग के पास मोबाइल में। बिहार की बहुचर्चित आरती छोटू की प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। आरती के प्रेमी छोटू के हत्या के आरोप में आरती के पिता, भाई और जीजा समेत उनके 8 परिजनों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। हम आपको बता दें कि छोटू की हत्या आरती के घर में कर दी गई थी, जिसके बाद आरती अपना घर छोड़ छोटू के घर में रहने लगी और बाद में अपने प्रेमी के भाई मोनू से विवाह कर ली थी। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं, जो हाईकोर्ट के वकील हैं और आरती के पिता धीरेन्द्र यादव का केस भी देख रहे हैं। जानते हैं पूरा मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मामला दर्ज हुआ था 302 के अंतर्गत दर्ज हुआ था, और ये चर्चा का विषय इसलिए बना कि ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक पुत्री के द्वारा अपने पूरे परिवार के सभी लोगों को उसके खिलाफ जाकर बयान देना, ये सब चीज़। और उसके बाद की जो प्रकरण है कि उसने कहा कि हम प्यार करते हैं छोटू से, शादी बाद में मोनू के साथ कर ली, तो और उसके बाद 6 महीना भी नहीं हुआ था, पहले बोली कि हम विधवा बनकर रहेंगे। तो शुरुआती दौर में सिंपैथी आरती के प्रति लोगों को रहा, लेकिन बाद में जब उसकी हरकत कुछ अलग तरीके के होने लगी तो समाज में लोगों ने उनकी आलोचना भी करने लगा। तो ये सब परिस्थिति हुई। उस दौर में जब ये घटना हुई थी तो कस्टडी में ये लोग गए थे, तो कस्टडी में बेल के मुद्दे पर बात होती कि इनको बेल दिया जाए कि नहीं। जो लोग कानूनी तौर पर नहीं जानते हैं वो लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी मुकदमा में 2 पहलू होता है क्रिमिनल में, कि जब आप अभियुक्त बनते तो सबसे पहले लोग चाहता है कि बेल लेकर निकलो बाहर, और उसके बाद फिर ट्रायल फेस करना होता है। ट्रायल धीरे धीरे करके एक गुण दोष के आधार पर उसको देखा जाता है। इस केस में भी यही ट्रायल के दौरान जनरली 302 में बेल उल नहीं होता है, लोगों का बेल मिल गया। बेल मिल जाने के बाद वो ट्रायल में निचली अदालत में होता है। वहाँ एक वकील साहब थे मुजाहिर बाबू, जब बेल करवा देने के बाद हम लोग डेट उट को, मैंने वहाँ के जो निचली अदालत में एडवोकेट जो रहते हैं सिविल कोर्ट के, वो लोग देख रहे थे। इस बीच में मैं धीरे धीरे करके इनके जो आरती के जो पिताजी हैं उनका एक दिन कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर, मैंने कहा क्या केस का कैसे क्या प्रोग्रेस चल रहा है, हाल चाल लिया। तो उन्होंने कहा कि सर केस में हमको बचना ही नहीं है, हम अपने आप को डिफेंस में कुछ बोलना ही नहीं है, हम जेल ही जाना चाह रहे हैं। बोले ऐसा क्या हुआ? तब वो रो के बहुत ही फपा कर रोने लगे और बोले कि सर क्या बताएं अपनी दास्तां, एक बेटी हमारे घर में पैदा ली और अभी इतने हम डरे और सहमे हुए रहते, कहीं भी बाहर निकलते हैं तो कोई आदमी यदि जोर से हंसता है तो हमको लगता है कि हमको देख के तो नहीं हंस रहा है, कहीं 4 लोगों में बैठने से कतराते, कहीं धोखे से हमारी बेटी का जिक्र न हो जाए। तो बहुत ही, और उसके बाद उसका वीडियो पर बनाना, वो कुछ आपत्तिजनक वीडियो का भी जिक्र कर दिए और बहुत सारी चीज़ें जो है उद्दंडतापूर्ण कार्य वो करती है। पिता के साथ भी वो उसका जो लहजा और लैंग्वेज है वो उनको कर्णप्रिय नहीं लगा, तो वो काफ़ी वो उससे आहत थे और कहा कि सर, आरती के पिताजी, उनका कहना था कि समाज में अब सर क्या मुंह लेके चलेंगे, हमारे घर की बेटी हमारे इज्जत और सम्मान को नहीं ख्याल रखी, अपने नहीं, तो ये तो उसका अधिकार है ना सर, वो शादी कर सकती है। कब इसका जीवन भर कुमारी कैसे रहेगी? कुमारी रहना वो नहीं है, हर चीज़ का मर्यादा है। ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया, सभी के अधिकार है, लेकिन एक मर्यादा है। लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो सभी लोगों को होता है कि सुहाग रात होगा, लेकिन वो पब्लिक प्लेस पर नहीं होता है।
अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य भी है। जिस घर में आपको कोई इजाज़त नहीं देता है कि 1 बजे रात में आप किसी को बुलाइए, और वो प्यार था ही नहीं, प्यार इजाज़त आपको छोटू आरती की कहानियां बता रहे हैं। कहानी बता रहे हैं, आप खुद उसके फैक्ट से निकालेंगे तो वो कहती है कि हमको असीम मोहब्बत थी छोटू से। तो ऐसी असीम मोहब्बत रहेगी तो लोग तो आजीवन उसका प्रतीक्षा करता है। 6 महीना में ऐसी कौन सी हालत होगी कि आप उसके बड़े भाई यानी रिश्ते में भैंसुर लगता है उससे आप शादी कर लिए। एक बात। दूसरी बात, अभी 28 तारीख को आरती का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मीडिया के सामने आकर रो के बोलती है कि देखिए हम मोबाइल पर फ़ोन उठा लेते हैं तो मोनू हमको मारा। यानी कि प्यार की छोटू से, शादी की मोनू से, और फ़ोन पे किसी और से बात कर रही थी। हो सकता है कि वीडियो वायरल करने के लिए स्क्रिप्टेड हो इस तरह का। ऐसा क्यों आप हो ना, मैंने काल्पनिक बात क्यों, वो जो बोल रही है उसी को मानिए आप। तो एक बात। दूसरी बात कि कोई भी पिता समाज में मिसाल उस लोगों का दिया जाए जो सकारात्मक कार्य करे। गलत चीज़ों को गलत कहना चाहिए, सही चीज़ों को सही कहना चाहिए। प्यार मोहब्बत इस पर हमारा कोई टिक्का टिप्पणी, उनका व्यक्तिगत जीवन है। परंतु सार्वजनिक चीज़ों को तब जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन को जब सार्वजनिक करते हैं यानी मीडिया के माध्यम से लोगों में परोसते हैं तो उसका इम्पैक्ट समाज पर क्या पड़ता है, खास करके उन बच्चों का जो नाबालिग हो, जिसके वो 18 वर्ष से नीचे हो, उन लोगों के मनोदशा पर क्या होता है। ये अफलातूनी बातें सुनने में अच्छी लगती है, खबर के दृष्टिकोण से अच्छा लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसके घर में ऐसी बेटी पैदा ले जो अपनी प्यार करना गुनाह तो नहीं है। प्यार करना, लेकिन सरकार भी इंडोर्स करती प्यार है, में मर्डर पैसे कराना, देती है। प्यार में मर्डर कराना गलत है। मर्डर करने वाला गलत है, करवाना, आपको यही चीज मैं कह रहा हूँ। उसमें कहा आरती ने मर्डर करवाया, ये कैसा बात उसके पिताजी का खुलासा है। उनके पिताजी का कहना है कि वो लड़की को छोटू से प्यार थी, बातचीत होती थी। इसी टाइम में वो उसका बड़ा भाई मोनू से भी फोन पे बात होती थी। बाद में उसका माइंड सेट हो गया, छोटू से प्यार करती थी, शादी मोनू से करना चाह रही थी। तो छोटू को नया खुलासा कर रहे हैं सर। छोटू को वहां से वो हटाने के लिए रास्ते से खुलासा नहीं कर रहे हैं। इस बात को उसके पिताजी भी माइक पर बोले हैं। परंतु किसके पिताजी? छोटू, वो आरती के जो पिताजी हैं, उनका ये कहना है कि सर अपने घर की बेटी का इज्जत हम नीलाम क्या करें माइक पर आकर। रियल फैक्ट वो जो डिस्क्लोज किए, उनका मुताबिक जो उनका आरोप है, उनका कहना है कि ये दोनों से बात करती थी, ब्लैकमेल करती थी, दोनों से बात करती थी। प्यार का नाटक की वो छोटू से, लेकिन वो शादी करना चाहती थी। बाद में डेवलप हो गया रिश्ता मोनू के साथ। तो उसको पाने के लिए वो साजिश रचकर वो प्रोवोकेशन में उसको बुलाकर वही हल्ला कर दी और ग्रामीणों के द्वारा उसको मरवा दी। और उसका सुनियोजित तरीका था कि उसके बाद उसका पूरा पूरा वेल प्लान था कि उसके जाके घर में हमको बस जाना है। और इसका तब वो पुष्टि हो जाता है जब 6 में जो लड़की कहती कि हम उसके नाम का विधवा हो गए, इसके बहू हो गए, इनके बहू उनके विधवा के नाम पर मृतक के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति से मांग में सिंदूर के इन्हें शादी कर लिए। तो मरने के बाद भी हिंदू धर्म में 1 साल तक उसके यहाँ शहनाई नहीं बजती है। लेकिन ऐसी कौन सी हालत हो गई कि 6 महीना में उसकी शादी हो गई दूसरे लड़के जिसको वो चाहती थी। और बाद के कंडक्ट आप कहना चाह रहे प्री प्लान्ड था। यदि वो हालात बस यदि वो शादी की होती, ऐसा भी मान के चलिए, आपका भी बात माने कि चलिए ठीक है कि छोटू से प्यार करती थी, अब किसी के साथ सहारा जीवन लेती, शादी करती, ठीक था। लेकिन एक नॉर्मल मैन, आप इसको जरा गंभीरता से समझिए। एक सामान्य व्यक्ति क्या करेगा यदि हादसा में किसी की मृत्यु हो जाएगा और हादसा बस यदि किसी के साथ शादी होगी तो उसके पाँव में थिरकन नहीं होगा, उसको नाचने और झूमने का मन नहीं करेगा। लेकिन वीडियो बनाकर नाचता, झूमता, खुशी और उल्लास कब होता है कि जिसको पाने की चाहत होती है, और जब वो मिलता है तो बिना म्यूजिक के भी लोग नृत्य करने लगता है। नहीं, समय के साथ घात भरता है ना सर, हमेशा आप सादे में सब दिन अब सादे में रहेगी वो। शादी की बात सब दिन और 6 महीना में अंतर होता है, समय बड़ा रेलिवेंट होता है। यदि कोई आदमी की मृत्यु घर में हो जाए तो हिंदू धर्म में 10 दिन तक मीट मछली नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? ऐसा नहीं कि उसको खाने का रोक है, उनका मन ही नहीं करता उत्साह और उल्लास में आने का। 1 साल तक सहना इसलिए नहीं कि मृतकों का याद नहीं गया, वहाँ पे गम में कोई रोएगा जो अब उसकी। ये आप सोच रहे हैं ना, ये सब ऐसा ही सोचे, जरूरी है सबका माइंडसेट ऐसा नहीं हो जीवन में। और आगे बढ़ने के लिए, चूंकि जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ने के लिए शादी कर ली हो। देखिए यही और आप जो पहले आरोप लगाए कि चूंकि आप वकील भी हैं उसके घर वालों के पक्ष से, तो इसलिए आप हो सकता है कि ऐसा कहानी बता रहे हैं। लेकिन लोग जहाँ तक समझ पा रहे हैं, या हम लोग जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड कैसे हो सकता है। यदि प्री प्लान्ड भी है, यदि उसने ही उसकी जान लेने की साजिश रची है, तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं मारने में, तो उस पर उसको सजा तो होनी चाहिए, चाहे उसके जीजा जी हों या 8 जो लोग हैं। हत्या और वध में अंतर है,
फिर आप लोग को वो लॉ में भी जो आईपीसी जो लॉर्ड मैकेले साहब 1860 में लिखा था, तो 299 और 300 सेक्शन है, जिसमें उन्होंने डिफरेंस किया कल्पेबल होमिसाइड और एक कल्पेबल होमिसाइड में नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो 3 कैटेगरी में, जिस तरीके से एक वध और हत्या 2 अलग चीज़ है। तो आप राम ने रावण को मारा तो वध है, कहता है रावण वध हुआ, मर्डर नहीं कहलाता है। तो जब अच्छे काम के लिए यदि किसी का, उसमें आईपीसी में भी है, यदि सडन ग्रेव सडन और प्रोवोकेशन में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो हत्या होकर भी हत्या के श्रेणी में नहीं होता, वो कानून ही मानता है। इसीलिए आप जिसको हत्या करें वो हत्या है नहीं, वध है। और देयर इज डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जब लॉ की भाषा में आएंगे तो भी वो जो है सो मर्डर नहीं है, जिसको आप मर्डर टर्म यूज कर रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि वहाँ तो वो केस हार गए। हारने से क्या होता है, वो अंतिम फैसला नहीं होता है। हार तो पिछले बार भी गए थे कि उनको बेल रिजेक्ट कर दिया था, तो जेल में रहते, क्यों बेल मिल गया हाई कोर्ट से। तो आगे क्या अभी होगा? आप ही के चैनल पर मैंने इंटरव्यू दिया, 9 लोगों को एक्साइज एक्ट में फांसी की सजा हो गई थी, पासी समाज के लोग थे, उन लोगों को हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, फांसी की सजा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसका केस क्या आप लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ेंगे? हाई कोर्ट में मैं देखूंगा, निचली अदालत में कोई और देख रहे थे। पिछले बार भी निचली अदालत में बेल रिजेक्ट होकर आया था, तो हाई कोर्ट में मैंने देखा था और बेल हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत मटेरियल, वो लोग निर्दोष थे, निर्दोष हैं, ये साबित हाई कोर्ट में क्या हो आप जाएगा। बचा लेंगे? निश्चित तौर पर उनके पिताजी निर्दोष हैं और न्याय तो मिलती ही है। टेक्निकलिटीज़ कुछ है और वो डिफेंस भी नहीं कर सके, क्योंकि लड़ाई जब दुश्मन जब बाहर के हो तब लड़ने में आसान होता है, जब अपने के साथ लड़ाई हो, अपने ही संतान के खिलाफ लड़ाई करना हो, तब वो लड़ाई बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक पिता के दृष्टिकोण से क्यों नहीं देख रहे हैं आप, एक प्रेमिका के दृष्टिकोण से केस को देख रहे हैं, इसीलिए आपका सवाल इतना नकारात्मक रहा। यदि एक पिता, क्या पिता को अपनी अधिकार नहीं है क्या? जिस संतान के जान लेने के अधिकार नहीं है, जान लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप आपके घर में यदि कोई रात में 12 बजे में घुस जाएगा तो पिता होने के नाते आपका खून क्या कहेगा? आपका ब्लड, पुलिस है, आप बुलाएंगे? सडन प्रोवोकेशन का लॉ इसीलिए कोर्ट में, आईपीसी में भी निहित है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक एक्सेप्शन में अपवाद में रखा गया है। दूसरी बात, आपके घर में लाश मिल गया तो वही अपराधी है, इसको मान लेना ये भी गलत है। तब तो पीएमसीएच में डेली 10 गो लाश निकलता है, क्या डॉक्टर ही मर्डर कर देते हैं? केवल लाश उसके घर से मिला इसलिए ये मान लेना कि उसके पिता ने ही मार दिया, यही गलती सभी कर बैठते हैं जो आप भी कर रहे हैं। वो तमाम सबूत, जिस घर में बोली गई है मारा गया है, खिड़की से वो दूसरी कहती है कि हमको दूसरा रूम में बंद कर दिया और इस रूम में भी बंद था, तो कौन मार रहा था? तो आपको वो दिव्य दृष्टि कहाँ से मिल गई थी महाभारत में संजय वाला कि उस रूम में क्या और आप देख रहे हैं? तो कैसे उसके बयान पर भरोसा किया जाए? जिस रूम में बोलती है कि मैंने खिड़की से देखा, उमेश यादव बोलते उस रूम में खिड़की है ही नहीं, खिड़की थी ही नहीं, तो कैसे आप खिड़की से देख लिए? कई पहलू हैं, कई पहलू है जो सबूत को, इसको पूरी तरीके से साबित होगा कोर्ट में। अभी यहाँ पर हम लोग फैक्ट के साथ साथ लॉ पर बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन करेंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आज नोट कर लीजिए, 6 महीना के अंदर सभी लोग सलाखों के बाहर होंगे। किस धारा कानून के तहत बाहर आ सकते हैं? अभी वो अपील का हमारा राइट है, जो हमारा अधिकार है कि जब कभी भी किसी को निचली अदालत से कुछ सजा हो और आपको लगता है उस सजा से आप संतुष्ट नहीं हैं या उस डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं, तो आपको अपील का अधिकार है और अपील में आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। जान तो गई है, दोषी कौन? आप वकील साहब। आरती दोषी। हालात बिल्कुल, आपने उस लड़के को प्रवोक करके, कन्विंस करके 1 बजे रात में आप अपने घर में बुलाते हैं और रात में 2 बजे में बाथरूम में बुलाते हैं और आप ही दरवाज़ा पीट कर हल्ला करते कि घर में चोर घुस गया, चोर घुस गया। पूरा ग्रामीण इकट्ठा होता है, ग्रामीणों को लगता है वो सुनियोजित थी तरीका, और ग्रामीणों के द्वारा जब उस पर हमला होता है, चोट के कारण उसकी मृत्यु होती है, वो पहले घायल होता है, जब उसको लगता है कि कल को समाज में हम पंचायती की बात होती है, वो कहता है कि कल क्या मुंह दिखाएंगे, तब वो करंट लगाकर अपने आप को सट के वो आत्महत्या कर लेता है। और चूंकि डेड बॉडी उसके घर से मिलती है, इसीलिए वो हत्यारा बन जाता है। कहानी, और ये कहानी, चोट तो था ना उसके शरीर पर सर? चोट तो मारा ही गया था, इस चीज के जो ग्रामीणों के द्वारा हमला हुआ, चोर पॉकेटमार को भी मारता है, उसमें भी ऑनर किलिंग का मामला होता है। कहते कि आप नहीं मार सकते हैं, किसी का जान नहीं लेकिन क्या होता है सडन प्रोवोकेशन में, एक डकैत आपको गोली लेके मारता रहेगा, आप धारा गिनिएगा कि चलो हमको एगो गोली मारा तो 307 हम लगाएंगे, मर जाएंगे तो हमारा परिजन 302 लगाएगा, उस स्थिति का परिस्थिति का ये करना ठीक है? आपको ठीक है, जो निर्दोष लोग हैं, समाज क्यों बना है? समाज में जब कभी भी बुराई होती है तो उसके खिलाफ लोग गोलबंद हो जाते हैं।
नहीं तो यदि कोई सजा नहीं दे सकते हैं समाज के लोग। कानूनी तौर पर मैं कह रहा हूं कि सजा नहीं दे सकते हैं, लेकिन कानून फिर अपने आप को बचाने के लिए रात में यदि कोई व्यक्ति हथियार के साथ आपके घर में घुसता है तो आपको जान मारने का भी अधिकार है। जान लीजिए, सेल्फ डिफेंस में सीधा सीधा आधा इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक में जो धाराएं हैं वो उन तमाम परिस्थितियों का वर्णन करता है कि किस परिस्थिति में आप किसी का जान भी लेंगे तो भी कोई अपराध नहीं है, और वो सेल्फ डिफेंस है। रात में यदि घर में कोई घुसता है दरवाजा तोड़कर और उसके साथ हथियार भी हो तो उससे बचने के लिए आप उसका जान भी मारते हैं तो वो हत्या की श्रेणी में वो अपराध नहीं आता है। वो कोई अपराध सेल्फ डिफेंस का सहारा लेके, सडन प्रोवोकेशन का सहारा आपको लेके। डेड बॉडी कहाँ मिला? ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि घर में मिला। ये बहस के दौरान ये बातें रखनी चाहिए और वो रखा भी जाएगा कि सडन प्रोवोकेशन में यदि किसी की मृत्यु होती है, आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बोलिए तो हम आपको आईपीसी पढ़ के सुना दें। सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी वो डिफाइन करता है कि व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड। हर वध मानव के द्वारा मानव को जब मारा जाएगा तो मानव वध कहलाएगा। अब वो सदोष मानव वध क्या है? जैसे डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है, मर गया तो वो मानव वध नहीं होगा। मानव वध तब होगा, ये सदोष मानव वध, यदि आप दोषपूर्ण तरीके से कुछ खास परिस्थिति का वर्णन है 299 में, उस परिस्थिति में मौत होगा तो सदोष मानव वध होगा। सदोष मानव वध होगा तब उसमें से एक कैटेगरी है कि वो मर्डर की श्रेणी में जाएगा, जिसको 300 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है। अब मर्डर हो गया तो मर्डर हो के भी मर्डर की श्रेणी में नहीं है, उसका अपवाद है। जैसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया, सडन फाइट हो गया, उसका अपवाद है। उस अपवाद में ये केस पड़ता है। तो बहुत सारी है इसमें कानून के दृष्टिकोण से मैंने बताया, क्योंकि वो सामान्य भाषा में लोगों को समझाना होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन था, स्वागत योग्य था। ये भी बातें सही है कि सबको अपने जीने का अधिकार है, लेकिन आपको जीने का अधिकार है तो सबको अपने इज्जत और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। रात में यदि किसी के घर में घुसेंगे तो आपको जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है। इस बात की इजाज़त कानून ही देता है। आरती दोषी है आपके हिसाब से, तो क्या सजा हो सकती है यदि आप केस? देखिए, जब केस करता है, क्या बोले कि ये लड़ाई अपनों के बीच की लड़ाई है। पिता उसके वो दुस्साहस नहीं कर रहे हैं अपनी बेटी को। बेटी तो क्रूरता की पराकाष्ठा कर गई, पिता अफसोस की क्रूर नहीं है। यही चीज़, ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। और इसीलिए अधर्म की अभी जो है सो बोलबाला ज़्यादा हो रहा है। धर्म को थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन अंत में जीत ये जो है सो धर्म की जीत होगी, ये सामाजिक सोच की जीत होगी, और इसमें जो निर्दोष लोग फंसे हैं उनकी जीत होगी। अभी फिलहाल जो आपको लग रहा है कि वो जेल सज़ा, कोर्ट के वजह से सज़ा जो हुई है, उसमें वो एक फैक्टर है। इसके साथ साथ ज़्यादा फैक्टर ये है कि वो व्यक्ति प्रॉपर्ली अपने आप को डिफेंस नहीं किया, इसलिए नहीं कि विचलित मन था। वो बाहर रह के भी वो जेल से ज़्यादा कैद रूम से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि समाज में उनको ताना सुनने को मिलता कि तुम्हारी बेटी तो ये हो गई, अरे इसी की बेटी घर से बाहर, अरे इसी का वीडियो है। तो वो चीज़ सुन सुन के वो सोचा रखी कि हो के मजबूर तेरी दुनिया से दूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला। तो वही परिस्थिति उनके लिए था। सरकार की जो वकील हैं प्रभा देवी, उन्होंने फांसी की मांग की। फिर उनके जो वकील थे उन्होंने जो सज़ा कम करवाने के लिए कहा, तो ये जो ये आजीवन कारावास हुआ 8 लोगों को, और 10,000 का जुर्माना, यदि नहीं भरते हैं तो 6 महीने और कारावास मिलेगी। ये मांग करना वो अलग मामला है। अब मेरे पास केस अब आया है, आपको मैं बता दूं, और उस केस का मैंने स्टडी किया है। अब वो चीज़ों को मैं अपने हिसाब से देखूंगा, और इसीलिए मैं इतना आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि उस केस में इतना मेरे, चूँकि वो निर्दोष हैं और उसमें बहुत सारे पहलू हैं। मैंने कहा ना 6 महीना के अंदर में बाहर होंगे, फिर 6 महीना बाद आप लिख लीजिए, हमसे इंटरव्यू लीजिए, वो तमाम लोगों को मैं बाहर कैसे लाऊंगा, वो लॉ पॉइंट आरती के परिजन बाहर हो जाएंगे निश्चित तौर आप कह रहे हैं? दावे के साथ कह रहा हूँ, बचा लेंगे आप? कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि उस केस में पूरी तरह से मटेरियल इतना है, डायरी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि वो बच जाएंगे। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं आया है। आपसे कंसल्ट किया गया है? हाँ, उनके परिजन सजा के बाद वो उनके, चूँकि वो जो धीरेन बाबा तो वो जेल चले गए, उनके बच्चे जो एक छोटा बेटा जो है वो संपर्क किया है, उसको हम देखेंगे। उसको आप देखेंगे जी। अच्छा, क्या इसमें ये पहलू हो सकती है, चूँकि अब घटना का बहुत दिन हो गया, वक्त के साथ जख्म भी भरता है, तो क्या
कंप्रोमाइज हो सकता है, क्या कुछ हो कंप्रोमाइज सकता की ये तो बहुत ये ऑफर की थे उमेश यादव जो छोटू का पिता है, ये लोग 5 बीघा जमीन उसके पास था, वो रोड साइड में वो मांग कर रहा था कि दे दो तो हम केस कंप्रोमाइज कर लेंगे। है? कौन मांग रहा था? आरती के ससुर जी और उनके ये लोग का डिमांड था 5 बीघा। ये कोई फैक्ट है, ये कोई बनावटी बात नहीं, उस चीज़ को वो भी स्वीकार करेंगे, रिकॉर्डिंग भी उन लोग के पास मोबाइल में किस तरह का भी प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने डिनाई कर गया कि हमको जो भी होगा कानून से होगा, हम ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। प्रयास हुआ था? उनके तरफ से ज़मीन का डिमांड हुआ था, प्रयास नहीं। जमीन का डिमांड हुआ, फिर हम कंप्रोमाइज कर लेंगे। कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। चलिए, वकील साहब थे और उन्होंने हर वो पहलू को बताया है जिससे जो आरती के परिजन हैं जिनको सज़ा मिली है आजीवन कारावास की, वो बच सकते हैं। ये उनका केस भी लड़ेंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंस में भी हैं। आप क्या मानते हैं? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।